हेलो फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में अब तक हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे थे। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब फ्लूइड जो है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है। अब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे। हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, वो बह रहा है। और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये देखना कि जो फ्लूइड है उसका फ्लो स्टेडी है या टर्बुलेंट है। और इस लेवल पे हम लोग स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स ही स्टडी करेंगे। स्टेडी और टर्बुलेंट में क्या अंतर होता है? स्टेडी जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, स्टेडी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्लूइड सपोज फ्लो कर रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, उसका जो प्रेशर है, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस पॉइंट पे अगर फ्लूइड की वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, तो 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद भी आप आइएगा तो आपको फ्लूइड की वेलोसिटी और फ्लूइड का प्रेशर वही मिलेगा। तो स्टेडी का मतलब वो होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है। और इसी का ठीक उल्टा होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी है या जो प्रेशर है उसमें काफ़ी चेंजेज हो रहे हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो को तो स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस लेवल पे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो स्टडी नहीं करेंगे। और स्टेडी फ्लो की पहचान ये होती है कि कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए, उस पॉइंट पे वेलोसिटी या प्रेशर इस तरह के जो पैरामीटर्स होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे, इट विल रिमेन सेम किसी भी एक लोकेशन पे। अब बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टेडी और यूनिफॉर्म में। ये जो दोनों टर्म है ना, मिलते जुलते हैं लेकिन इससे काफी कंफ्यूजन होता है। स्टेडी का मतलब ये होता है कि नो चेंज विथ टाइम एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन, यानी कि फ्लूइड का मोशन हो रहा है और आपने क्या देखा कि अच्छा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं चला गया, उस लोकेशन पे फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी अगर 10 है तो 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद भी वेलोसिटी 10 रहेगी। तो ये हुआ स्टेडी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है मीन्स नो चेंज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी 10 है, यहाँ पर भी वेलोसिटी 10 हो जाए, यहाँ पर भी वेलोसिटी 10 हो जाए, इधर भी वेलोसिटी 10 हो जाए, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम लोग इस चैप्टर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंडीशन नहीं लगाएंगे। हम लोग आगे देखेंगे कि हमने एक फ्लूइड का पाथ लिया तो हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड की वेलोसिटी अगर यहाँ पर 10 है तो हो सकता है कि यहाँ पर 20 हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पर 30 हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पर वेलोसिटी 5 हो जाए। तो ये हम लोग अलाउ करेंगे, यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगा फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो ये अंतर होता है स्टेडी और यूनिफॉर्म में। स्टेडी का मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहना है, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन कांस्टेंट रहना है। और ये जो डिस्टिंक्शन है ना फिजिक्स में हर जगह चलता है। स्टेडी का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का मतलब लोकेशन या पोजीशन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट। स्टेडी और यूनिफॉर्म में डिफरेंस देखिए मैं कैसे दिखाता हूँ। ये एक जेट है जिसमें से पानी पास कर रहा है, ये स्टेडी मोशन है, यानी कि फ्लूइड में इस पॉइंट पे अगर आप आइएगा तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी इतना है और इस डायरेक्शन में है तो 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद भी फ्लूइड की वेलोसिटी इस पॉइंट पे सेम रहेगी, इस पॉइंट पे सेम रहेगी, इस पॉइंट पे सेम रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन लोकेशन के साथ आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है। आप देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ कम है, इधर कुछ और अलग है, यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। और आगे हम लोग एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि A1 V1 दिस इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर घटता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। लेकिन ये आपको क्या दिखा रहा है कि ये मोशन यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ ना, क्योंकि देखिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह वेलोसिटी अलग अलग है। ना सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बल्कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये स्टेडी है, यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन ये स्टेडी है। स्टेडी क्यों है? क्योंकि कोई भी एक लोकेशन पे आप चले जाइए और वहाँ बैठे रहिए। अभी अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मिनट के बाद भी उतनी होगी, 4 मिनट के बाद भी उतनी होगी, 10 मिनट्स के बाद भी उतनी होगी। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये स्टेडी मोशन है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। और इस चैप्टर में हम लोग स्टेडी मोशन स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन स्टेडी तो होना ही है। और इस फ्लो ऑफ फ्लूइड में स्टेडी के साथ साथ 3 और अजम्पशन हम लोग लेंगे। पहला अजम्पशन लेंगे कि इररोटेशनल है। इररोटेशनल का मतलब ये है कि फ्लूइड का कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ गोल गोल नहीं घूम रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है,
दाएं से आ रहा है, बाएं जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है। तो ये एक अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन ये है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि आप इसको कंप्रेस करके इसकी डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट रहेगा, रो विल बी कांस्टेंट। और तीसरा अजम्पशन हो गया कि फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस है, यानी कि विस्कोसिटी को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। अगले चैप्टर में जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी करेंगे तो वहाँ हम लोग विस्कस फ्लूइड के भी मोशन को एनालाइज करेंगे। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन तो है कि जो फ्लो है वो स्टेडी है, मोशन है वो स्टेडी है। बिना इस स्टेडी वाले अजम्पशन के तो आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाइएगा। स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एक फ्लूइड का पार्टिकल है और वो इस रास्ते जा रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ गया, बी पे गया, फिर कुछ देर बाद वो सी पे चला गया। तो ये हमने क्या बना दिया है, ध्यान से देखिए, ये हमने बनाया है पाथ ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल, यानी कि फ्लूइड का कोई आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक पार्टिकल ले लीजिए फ्लूइड का, और देखिए कि वो किस पाथ में जा रहा है। अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, इस रास्ते जा रहा है। इस पाथ को कहते हैं लाइन ऑफ फ्लो या फ्लो लाइन। एस.सी. वर्मा जी के बुक में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा कि कोई भी एक फ्लूइड का पार्टिकल जो ट्रेजेक्ट्री लेता है ना, उसको कहते हैं लाइन ऑफ फ्लो, कि इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग वो फ्लो कर रहा है। ये हुआ लाइन ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लूइड का जो एक मॉलिक्यूल था या एक पार्टिकल था वो ए पे था, फिर ए से ऐसे ऐसे इस रास्ते बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर आगे वो डी ई एफ पे चला जाएगा। ये क्या हुआ, लाइन ऑफ फ्लो। अब अगर ये फ्लो स्टेडी है तो स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्टेडी का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कांस्टेंट रहना है। तो इस पॉइंट पे ये जो पार्टिकल ए आया उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। तो 10 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद पीछे से जो दूसरा कोई पार्टिकल आ रहा है, इसका चचेरा भाई, इसका कज़न वगैरह आ रहा है, तो वो अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी ही होगी, क्योंकि ये स्टडी का तो कंडीशन है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाइन पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। स्टेडी का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अभी अगर इस डायरेक्शन में है और इसका मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड 10 है, तो 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पर उतनी ही रहेगी। यानी कि 10 मिनट के बाद कोई पीछे से कोई दूसरा पार्टिकल इसका रिलेटिव आता है, इसका छोटा भाई आता है, तो उसका छोटा भाई भी इसी वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि ये स्टेडी फ्लो है। यानी कि इसका जो छोटा भाई कोई पीछे से आता है, मान लो A1, तो वो A1 अगर यहाँ पर आएगा तो वो इसी रास्ते जाएगा, इसी ब्लू पाथ पे जाएगा। जो इसका बड़ा भाई जिस रास्ते गया है ना, तो छोटे भाई को भी उसी रास्ते जाना पड़ेगा। इसका छोटा भाई मान लो कहीं से पीछे से कोई आ गया A10, और वो अगर यहाँ पर आया है तो उसको भी फिर इसी रास्ते जाना पड़ेगा। तो स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टिकल इस रास्ते गया है तो यहाँ पर आने वाले जितने भी और पार्टिकल्स हैं ना फ्लूइड के पीछे से, इसका छोटा भाई, फिर उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई, जितने भी आएंगे, जितने भी फ्लूइड आएंगे, अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको इसी रास्ते जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेडी फ्लो है। यहाँ पर कोई भी लिक्विड अगर आ गया, जरूरी नहीं कि हर लिक्विड यहाँ पर आए ही, हो सकता है कि एक लिक्विड यहाँ पर है, वो अपना अलग रास्ता ले रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया तो उसको इसी रास्ते जाना पड़ेगा। ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, उसी रास्ते जाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता है कि ठीक है मेरा भाई यहाँ तक आया तो मैं भी यहाँ पर आ जाऊँ और अब मैं इस रास्ते चला जाऊँ, ये नहीं हो सकता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक लिक्विड पार्टिकल का जो पाथ बना, दूसरा कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर आता है या यहाँ पे आता है, तो दैट मॉलिक्यूल विल बी फोर्स टू गो ऑन दिस पाथ, वो इसी पाथ पे जाएगा। इसलिए हम लोग स्टेडी फ्लो में या स्टेडी मोशन में ये कह सकते हैं कि हम लोग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल की बात नहीं करके हम लोग वेलोसिटी एट अ पॉइंट की बात करें। देखिए दोनों में अंतर है, बस ये वर्डिंग का अंतर नहीं है, बहुत ही डीप मीनिंग है इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्लूइड मोशन में अगर वो स्टेडी फ्लो है तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल
बात नहीं करके वेलोसिटी एट अ पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि हमने अगर ये बोल दिया कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स आएंगे सब के सब 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करना ही है। ये डिफरेंस है एज कंपेयर टू मैकेनिक्स जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब तक जो आपने मैकेनिक्स पढ़ा है, मान लीजिए कि एक बॉल है, ये बॉल मूव कर रहा है, इसकी अपनी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस पॉइंट पे मूव कर रहा है। मान लीजिए एक दूसरा पार्टिकल आ गया, छोटा बड़ा कुछ भी हो, इस साइड से, यहाँ से, ठीक है, ये आ गया, तो क्या ये जरूरी है कि जब ये यहाँ पर आएगा तो इसकी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो? क्या ये जरूरी है? नहीं जरूरी है ना, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि इस बॉडी का अपना वेलोसिटी है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, इसी जगह पे कोई दूसरा बॉडी आ जाता है, तो वो जब बॉडी आएगा तो ये तो कहीं जरूरी नहीं है ना कि इसकी भी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड ही हो इस डायरेक्शन में। क्लासिकल मैकेनिक्स में अब तक जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्लूइड के केस में ये हो जाता है। तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग वेलोसिटी एट अ पॉइंट ये कह सकते हैं कि अच्छा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ये कह सकते हैं। नॉर्मल मैकेनिक्स जो अब तक आप लोग स्टडी करते आ रहे हैं उसमें नहीं कह सकते हैं ना कि अच्छा इस पॉइंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये तो आप नहीं कह सकते हैं। आपको कहना पड़ेगा कि हाँ इस पॉइंट पे ये वाली बॉल आ रही है तो उस बॉल के पास 10 मीटर पर सेकेंड थी, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा बॉल यहाँ पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो जो मैकेनिक्स अब तक हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें वेलोसिटी एट अ पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं होता था, उसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कहते थे। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर स्टेडी फ्लो हो तो हम लोग वेलोसिटी एट अ पॉइंट कह सकते हैं। वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर हमने बोला कि इस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस पॉइंट से जितने भी पार्टिकल्स पास करेंगे, ये वाला पार्टिकल हो या पीछे से इसका छोटा भाई आए या यहाँ से कोई पार्टिकल आ जाए, हर लिक्विड पार्टिकल जो इस पॉइंट से पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी यही होनी है। इसलिए फ्लूइड में हम लोग वेलोसिटी एट अ पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर सकते हैं। और अभी हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री या उसका पाथ ऑफ मोशन बनाया और उसका नाम दे दिया लाइन ऑफ फ्लो। अब इसी लाइन को स्टेडी फ्लो में हम लोग एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक कर्व है, इस कर्व के हर पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाइएगा तो उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो इस लाइन की खासियत क्या होगी? इस लाइन की खासियत ये होगी कि आप इस लाइन पे कहीं भी चले जाइए, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बनाइए, वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और ऐसे कर्व को कहते हैं स्ट्रीम लाइन। और स्टेडी फ्लो वाले केस में स्ट्रीम लाइन और लाइन ऑफ फ्लो दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है। ध्यान रखिए, स्टेडी फ्लो हो रहा है इसलिए दोनों इक्वल होता है। आप उसको लाइन ऑफ फ्लो कहिए, फ्लो लाइन कहिए या पाथ लाइन ऑफ दैट पार्टिकल कहिए, और स्ट्रीम लाइन, दोनों एक ही चीज होता है। तो स्ट्रीम लाइन क्या हो गया? स्ट्रीम लाइन इज अ कर्व whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point। तो ये जो कर्व है ये स्ट्रीम लाइन भी है और लाइन ऑफ फ्लो भी है, दोनों सेम चीज है। स्ट्रीम लाइन की और 2-3 प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता दूं। पहला तो ये होगा कि नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए कि ऐसा भी एक स्ट्रीम लाइन हो गया, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कोई लिक्विड पार्टिकल आएगा तो अब तो उसके सामने धर्म संकट हो जाएगा। धर्म संकट क्या होगा कि मैं इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं, क्योंकि दोनों रास्ते उसको ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल दिखा रहे हैं। तो इसलिए स्ट्रीम लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन स्टेडी मोशन लाइन ऑफ फ्लो कोइंसाइड्स विद स्ट्रीम लाइन। जो मैंने बताया ना कि अगर स्टेडी फ्लो है तो ये जो ब्लू लाइन है इसको आप लाइन ऑफ फ्लो भी कह सकते हैं, इसको आप स्ट्रीम लाइन भी कह सकते हैं। दोनों लाइन एक दूसरे में कोइंसाइड कर जाते हैं, दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग हो गया। लेकिन ये कब होगा? अगर स्टेडी मोशन है तो। लेकिन अब इस चैप्टर में तो हम लोग सब कुछ स्टेडी मोशन के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए आप धड़ल्ले से लाइन ऑफ फ्लो बोलिए, स्ट्रीम लाइन बोलिए, पाथ लाइन बोलिए, सब कुछ एक ही है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर कैन बी नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन एज द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन्स इज 0 एट ऑल पॉइंट।
ये जो ब्लू वाला लाइन है ये एक स्ट्रीम लाइन है। तो हमने बताया कि स्ट्रीम लाइन की पहचान क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। उसका डेफिनेशन ये होता है कि हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या होगा, इस स्ट्रीम लाइन के टेंजेंट के अलोंग होगा। हर जगह यहाँ पर भी टेंजेंट के अलोंग होगा, यहाँ पर भी टेंजेंट के अलोंग होगा। तो अगर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के अलोंग है तो नॉर्मल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके पास सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए कि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम कर रहे हैं, तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल होती है। तो क्या वेलोसिटी का कोई नॉर्मल कंपोनेंट होता है क्या? नहीं होता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी है। स्ट्रीम लाइन जो है वो ऐसा कर्व है जिसके टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी वेक्टर इसके टेंजेंट के अलोंग है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा। वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर ऐसे कहीं फ्लूइड का फ्लो हो ही नहीं सकता है। देखिए, ऐसे फ्लूइड का फ्लो नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी समझिए कि फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अगर फ्लूइड का फ्लो ऐसे होने लगा तब आप क्या देख रहे हैं कि दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, जो हो नहीं सकता है दूसरे प्रॉपर्टी से। तो ये चार बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है स्ट्रीम लाइंस की। स्ट्रीम लाइंस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो टाइम के साथ अपना पोजीशन या शेप चेंज नहीं करते हैं। यानी कि अगर एक स्ट्रीम लाइन ऐसा है तो ये नहीं हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो जाए या थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। और ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टेडी मोशन में स्ट्रीम लाइंस पे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, हर पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट है। स्ट्रीम लाइन से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि फ्लूइड फ्लो में आपने इस तरह का कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। ये सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। और ये एक हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस एरिया के पेरिफेरी से पास करता हुआ आप स्ट्रीम लाइन बना लीजिए कि यहाँ पे पेरिफेरी पे ये स्ट्रीम लाइन है, यहाँ ये स्ट्रीम लाइन है। ऐसा आप चारों तरफ स्ट्रीम लाइन बना लीजिए। तो ये आपको एक फ्लो ट्यूब मिल गया है ना। यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ पे हो सकता है एरिया उसका कुछ A1 A2 कुछ और हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो फ्लो ट्यूब बना, इस ट्यूब के अंदर पानी ना घुस सकता है ना अंदर का पानी इससे बाहर निकल सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ये कोई फिजिकल ट्यूब नहीं है, ऐसा कोई लोहे का या स्टील का बना हुआ ट्यूब मैंने आपको नहीं दिया है। अगर लोहे का या स्टील का बना हुआ ट्यूब मैं आपको दूं तो उसको तो हर बच्चा ही बोलेगा कि हाँ सर ये लोहे का बना हुआ ट्यूब है, तो पानी तो इससे बाहर नहीं निकल सकता है, या बाहर से कोई पानी इसमें अंदर घुस नहीं सकता है इसके बाउंड्री वॉल से। तो लोहे या स्टील का कोई ट्यूब हो, फिजिकल ट्यूब हो, तो उसमें तो बिल्कुल समझ में आती है बात। लेकिन यहाँ जो मैंने बनाया है ना, ये कोई फिजिकल ट्यूब नहीं है। ये आपने एक हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, उस एरिया के पॉइंट्स पे आपने खूब सारे फ्लो लाइंस या स्ट्रीम लाइन बना दिया, और उन स्ट्रीम लाइन से आपको क्या मिल गया? एक ट्यूब मिल गया। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो अंदर ही रहेगा, बाहर जो लिक्विड है वो बाहर ही रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कोई भी स्ट्रीम लाइन हो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं होता है। यानी कि अगर कोई लिक्विड बाहर है तो वो तो इस फ्लो ट्यूब को छेद करके, इसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर वो अंदर घुसना चाहेगा तो दो स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट करने लगेगी, जो हो नहीं सकता है। उसी तरह जो लिक्विड अंदर है वो इस फ्लो ट्यूब के बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर वो बाहर जाना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? वो उस स्ट्रीम लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, जो हो नहीं सकता है। यानी कि सिंपल फंडा ये है कि इस फ्लो ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है ना, वो उस ट्यूब के अंदर ही रहेगा। अपने जो उसका स्ट्रीम लाइन बना हुआ है, जो फ्लो पाथ बना हुआ है, फ्लो लाइन बना हुआ है, उसके अलोंग मूव करता रहेगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि अंदर वाला लिक्विड इस फ्लो ट्यूब को तोड़ के बाहर आ जाए, या बाहर वाला लिक्विड इस फ्लो ट्यूब को तोड़ करके अंदर घुस जाए। तो ये जो फ्लो ट्यूब का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको बता रहा है कि स्टेडी मोशन में आप कोई भी आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के चारों तरफ आपने स्ट्रीम लाइन बना दिया तो अपने आप में एक ट्यूब मिल जाता है, एंड दैट ट्यूब इज एज गुड एज अ फिजिकल ट्यूब। किस सेंस में? कि इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो अंदर ही रहेगा, इस ट्यूब के बाहर जो लिक्विड है वो बाहर ही रहेगा।
तो ये तो हो गया एक हाइपोथेटिकल फ्लो ट्यूब। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में भी एक एक्चुअल ट्यूब लेते हैं तो उसमें जो फ्लो होता है वो फ्लो एक बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करता है। और वो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी आप आइंस्टाइन वाला जो रिलेशन है E=mc², उसके चक्कर में मत पड़िए। उसी बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर का यूज करके हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। मान लो कि ये एक फिजिकल ट्यूब आपको दे रखा है। जरूरी नहीं कि फिजिकल ट्यूब हो, ट्यूब ऑफ फ्लो भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि ये फिजिकल ट्यूब है, उसका एक एंड यहाँ पर ये है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, दूसरा एंड A2 है। तो इधर से जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास इधर से निकलेगा, क्योंकि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। क्योंकि इन दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में, ये A1 और A2, इन दोनों के बीच में जो मास ऑफ लिक्विड है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अंदर में कोई सिंक है जहाँ पर मास खत्म हो रहा है, या अंदर में कोई सोर्स है जहाँ पर मास अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है। वैसा तो हो नहीं रहा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन A1 है और ये वाला जो एंड A2 है, दोनों के बीच में जो लिक्विड है उसका मास कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जितना मास इधर से घुसा उतना ही मास इधर से निकलेगा। तो अगर हम लोग रो को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर से एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर से एग्जिट करेगा। तो इधर से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर करेगा किसी भी टाइम इंटरवल में। मान लीजिए कि dt टाइम इंटरवल है, हम लोग अभी सारा कैलकुलेशन उसके लिए कर रहे हैं। तो dt टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम जो एंटर करेगा वो कितना होगा? इस साइड अगर स्पीड v1 है तो लेंथ हो जाएगा v1 dt, यानी कि इतना लेंथ v1 dt लेंथ ऑफ लिक्विड जो है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर कर रहा है, इस पाइप में घुस रहा है। ये हो गया लेंथ और क्रॉस सेक्शन है A1। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग कितना हो जाएगा? A1 इंटू V1 इंटू dt। ये तो हो गया वॉल्यूम। अगर आप चाहते हैं कि मास हम लोग पता करें तो इसको ρ1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतना मास जो है वो इधर से लेफ्ट साइड से एंटर किया इस पाइप में। कितना मास निकला उतने ही टाइम में लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम जो एग्जिट कर रहा है वो क्या हो जाएगा? इस साइड अगर स्पीड v2 है तो लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम जो एग्जिट कर रहा है वो v2 इंटू dt हो गया। ये इसका लेंथ हो गया इस लिक्विड कॉलम का। क्रॉस सेक्शन एरिया इधर A2 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इस साइड में हो जाएगा A2 इंटू V2 इंटू dt। ये तो वॉल्यूम हो गया। अगर हमें मास पता करना है तो इंटू ρ2 कर दीजिए। अब ये दोनों इक्वल होगा कंजर्वेशन ऑफ मास से। और अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, यानी कि रो कांस्टेंट रहता है, जितना डेंसिटी इस एंड पे है उतनी ही डेंसिटी इस एंड पे है, तो ρ1 = ρ2 हम लोग कैंसिल कर दें। ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा ये A1 V1 दिस इज इक्वल टू A2 V2। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन ये इक्वेशन बेसिकली क्या है? दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान रखिए मैं अभी मास की बात कर रहा हूँ। तो इधर कितना मास एंटर किया? मान लेते हैं कि इधर अगर डेंसिटी है लिक्विड की ρ1 तो हो जाएगा ρ1 A1 इंटू V1। ये क्या हो जाएगा? इधर कितना मास निकला? ρ2 A2 इंटू V2। तो ये तो हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर डेंसिटी भी चेंज कर रहा है तो। लेकिन हम लोग लेते हैं यहाँ पर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर रही है, यानी कि ρ1 = ρ2 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि A1 V1 दिस इज इक्वल टू A2 V2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें ये बताता है कि किसी भी ट्यूब ऑफ फ्लो के अलोंग या किसी भी फिजिकल पाइप के अलोंग द प्रोडक्ट AV इज कांस्टेंट फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। और इस कंटिन्यूटी इक्वेशन का रियल लाइफ में आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि अगर आप टैप को खोलते हैं तो टैप से जो वाटर निकलता है, टैप जस्ट पास में वाटर का जो स्ट्रीम होता है वो थिक होता है। यहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। जैसे जैसे वाटर देखिए नीचे आ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया घटता जा रहा है। ये क्यों घट रहा है? क्योंकि जैसे जैसे वाटर नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? सिंपल सा लॉजिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर आप वैसे नहीं समझना चाहते हैं तो आगे मैं आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल बताऊंगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि जैसे जैसे हाइट डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। हाइट डिक्रीज कर रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये वाटर नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो AV तो कांस्टेंट रहना है, तो AV कांस्टेंट रहना है, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वाटर स्ट्रीम देखिए घटता जा रहा है।
अगर यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग लिख सकते हैं a नॉट इंटू वी नॉट, दिस इज इक्वल टू a इंटू वी। और इस v को हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल जो हम लोग आगे अभी स्टडी करेंगे उससे, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप कह सकते हैं कि यहाँ से ऊपर से नीचे आने में जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ। तो इस v को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि हाइट h से ये देखिए लिक्विड जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आने में पोटेंशियल एनर्जी जितना लॉस हुआ उतना ही हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप उस कॉन्सेप्ट से ये लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इजकल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, या आप चाहें तो सिंपल जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, जो आप लोगों ने किनेमेटिक्स में चैप्टर 1 या 2 में स्टडी किया होगा, उससे भी आप लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग आगे बर्नौलीज प्रिंसिपल से भी डिराइव कर सकते हैं। अब आपके पास दो अननोन है v और v नॉट, दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके आप v और v नॉट दोनों की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ये जो a1 v1 या a2 v2 है, इसका एक अलग नाम भी है। इसको हम लोग कह सकते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट मतलब इसको q से डिनोट करते हैं। फ्लो रेट का मतलब ये हुआ कि यूनिट टाइम इंटरवल में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो इस एंड से dt टाइम में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, a1 इंटू v1 इंटू dt। तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू एन एंड पर यूनिट टाइम, यानी कि dt से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको फ्लो रेट मिल जाएगा। तो फ्लो रेट बहुत सिंपल है, ये क्या होता है, q इजकल टू a इंटू वी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने अजम्पशन क्या लिया है कि ये जो v है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में हर जगह कांस्टेंट है। तो हम लोग a इंटू वी सीधा सीधा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वेलोसिटी अगर ऐसा हो कि ये पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में कांस्टेंट नहीं है, तो आप क्या करिएगा, सिंपल इंटीग्रेशन वाला इंटीग्रल कैलकुलस का टेक्निक यूज करिएगा। और इस लेवल पे जनरली हम लोग एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया या सर्कुलर पाइप ही लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसका रेडियस है कैपिटल R, और इसमें वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ रेडियस है VR है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है। तो आपसे पूछा है कि फ्लो रेट क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा, आप R डिस्टेंस पे चले जाइए एक्सिस से या सेंट्रल लाइन से, वहाँ पर वेलोसिटी क्या है VR, और R डिस्टेंस पे जा करके आप dr विड्थ का एक छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए। जिस तरह का आप लोगों ने अभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में किया होगा ना, इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करने के लिए छोटा सा स्ट्रिप ले लीजिए जिसका विड्थ dr है। तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू dr। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू दिस ग्रीन स्ट्रिप क्या हो जाएगा, VR इंटू 2 पाई r dr। आपको पता करना है कि पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो क्या करिएगा, VR इंटू 2 पाई r dr तो रहेगा ही, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से कैपिटल R तक, तो ये आपको फ्लो रेट दे देगा। तो ये सब सिंपल फंडा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिफॉर्म नहीं हो, तो ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म नहीं हो तो स्टेडी तो अभी भी होगा। स्टेडी क्यों होगा, स्टेडी होने का मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मिनट के बाद भी 10 रहेगा, 3 मिनट के बाद भी 10 रहेगा। यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वेलोसिटी 10 है, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर हो सकता है कि 40 हो जाए। तो ये हम लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि लोकेशन से चेंज कर रहा है। तो लोकेशन से चेंज कर रहा है तो हमने VR फंक्शन ले लिया वेलोसिटी का, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको कांस्टेंट रहना ही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेडी मोशन है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर हम लोग इस फ्लो ट्यूब में लगाएं और मान लेते हैं कि यहाँ पर एरिया A है, तो A इंटू वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, और इधर का एरिया मान लीजिए कि A1 है, तो क्या हो जाएगा A1 V1, यानी कि A इंटू V दिस इज इक्वल टू A1 V1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर A1 छोटा है, मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो गया, यानी कि स्ट्रीम लाइन्स जो है वो यहाँ से निकल करके सब ऐसे ऐसे पास जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। A1 छोटा हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो ये आपको क्या बता रहा है कि स्पीड ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन्स एट दैट पॉइंट, यानी कि ये जो स्ट्रीम लाइन है अगर ऐसे जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इधर डेंसिटी कम है, इधर डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी V1 वो ज़्यादा होगी।